Assalamu alaikum. I'm Dr. Asma here. How are you people? Now today we are going to start with the two main topics. Today we will have two lectures. एक तो अभी 10 से 11 होगा और दूसरा 12 से 1 होगा. So in the first lecture we'll discuss the leukocytes and then in the next one we'll discuss immunity. So starting with the leukocytes, they are the white blood cells and the main function of them is to combat against the different infective and the toxic agents and destroy them by different processes. Mainly इसमें किस तरीके से ये करते हैं, टॉक्सिक एजेंट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और दे फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन. ये दे फेगोसाइटोज, so phagocytosis, and also they produce the antibodies and sensitize lymphocytes. ठीक, फेगोसाइटोसिस का होता है कि वो दे एनगल्फ द ऑर्गेनिज्म और जो उसमें एंजाइम्स होते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम्स, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंड दे डाइजेस्ट द होल ऑर्गेनिज्म. और टॉक्सिन के अगेंस्ट वो सर्टेन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं और या सेंसिटाइज लिम्फोसाइट कर देते हैं, जिससे कि वो आइदर थ्रू बी और टी लिम्फोसाइट्स दे फाइट अगेंस्ट द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. एट द साइट ऑफ सिंथेसिस बनते कहाँ हैं ये? दे आर सिंथेसाइज्ड इन बोन मैरो और ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट्स एंड फ्यू लिम्फोसाइट्स. वो तो बोन मैरो में बनते हैं. और लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल जो होते हैं दे आर सिंथेसाइज्ड इन लिम्फ टिश्यूज. After synthesis in bone marrow, they are transported to the blood, especially in the areas of serious infection. ठीक है, जहाँ पर इन्फेक्शन होता है या इन्वेडिंग कोई न्यू ऑर्गेनिज्म होता है या इन्वेडिंग फॉरेन बॉडी होती है, दे माइग्रेट टू दैट एरिया और वैसे वो दे रिजाइड ऑन देयर प्लेस ऑफ सिंथेसिस, यानी या बोन मैरो में या लिम्फोइड टिश्यू में वो पड़े रहते हैं जब तक के व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड. अब WBCs जो होते हैं ना, उनको हम दो मेन कैटेगरीज में करते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स. ठीक है, ग्रेनुलोसाइट्स जो होते हैं ना वो होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में फोर्स या फाइन ग्रैन्यूल्स पड़े होते हैं, और एक ग्रेनुलोसाइट्स जो होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रैन्यूल नहीं होता. ग्रेनुलोसाइट्स में आ जाते हैं न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स. ठीक है, और लिम्फ जो होते हैं एक ग्रेनुलोसाइट्स, उनमें मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं. ओकेजनली हम उसमें प्लाज्मा सेल्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं. ठीक है, जो ग्रेनुलोसाइट्स और मोनोसाइट्स वगैरह हैं वो मेनली दे फाइट अगेंस्ट द इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स एंड दे फेगोसाइटोज देम. और लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं दे फंक्शन मेनली विद इम्यून सिस्टम. ठीक है, लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल का जो सिस्टम है दे फाइट थ्रू इम्यून सिस्टम. अब इसमें देखिए कि यहाँ पर ब्लड में अगर कोई सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं तो ये दिस इज वाइट ब्लड सेल. सबसे पहले वाइट ब्लड सेल जो होते हैं ना, ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं सेल्स की जो इसमें बताई गई हैं. इसमें ब्लड में सेलुलर कंपोनेंट है, इसमें ब्लड सेल्स हैं और ये प्लेटलेट्स पड़े हुए हैं. दूसरे WBCs में वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स हैं. लिम्फोसाइट्स ऊपर दिखाए हैं, मोनोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, इओसिनोफिल्स हैं एंड बेसोफिल्स हैं. ठीक है, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेलुलर कंपोनेंट ऑफ द ब्लड. अब इन WBCs की टोटल की कंसंट्रेशन होती है, एवरेज जो है वो दैट इज 7,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, और रेंज जो होती है इसकी 4,000 to 11,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर. अब इसमें इनकी डिफरेंट परसेंटेज होती है. ये परसेंटेज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन सर्टेन डिजीज दिस परसेंटेज इज डिस्टर्ब्ड. ठीक है, और हम बाय सीइंग द ब्लड रिपोर्ट में अगर हम देख लेते हैं कि इनकी डिफरेंट परसेंटेजेस जो है ना वो डिस्टर्ब हुई हैं और किस साइड पर डिस्टर्ब हुई हैं, सो बाय दैट रिपोर्ट वी कैन रीच द डायग्नोसिस. अब न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं नॉर्मली 62% होते हैं, इओसिनोफिल्स 2.3% होते हैं, बेसोफिल्स 0.4% होते हैं, मोनोसाइट्स 5.3% होते हैं और लिम्फोसाइट जो होते हैं वो 30% होते हैं. मेन जो है बल्क दैट इज फॉर्म बाय द न्यूट्रोफिल्स एंड द लिम्फोसाइट. न्यूट्रोफिल एक्यूट इन्फेक्शंस में बढ़ जाते हैं, लिम्फोसाइट्स क्रॉनिक में बढ़ जाते हैं, मोनोसाइट जो होते हैं ना वो भी इन्फेक्शंस में बढ़ते हैं, और आगे हम इनके फंक्शंस डिस्कस करेंगे जो कि स्पेसिफिक हैं. अब ये बनते कैसे? जेनेसिस ऑफ द ल्यूकोसाइट, और इसको हम कहते हैं ल्यूकोपोइसिस. जैसे एरिथ्रोसाइट की जेनेसिस को या उसकी सिंथेसिस को के होल प्रोसेस को हम कह देते हैं एरिथ्रोपोइसिस, इसी तरह जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं उनकी सिंथेसिस के प्रोसेस को हम कलेक्टिवली कह देते हैं ल्यूकोपोइसिस. अब उस तरह उसमें भी प्लूरिपोटेंट हेमोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं, बोन मैरो में पड़े होते हैं. दे गिव राइज टू 2 मोर लाइनेज. 2 मेन टाइप ऑफ सेल्स उसमें बनते हैं. एक तो माइलोसिटिक जो होते हैं जो कि माइलोब्लास्ट बनाते हैं, दूसरे लिम्फोसिटिक होते हैं जो कि लिम्फोब्लास्ट होते हैं. इन्होंने आगे जाके फर्दर डिफरेंशिएट होने.
The granulocyte and the monocytes are formed in the bone marrow, as we have said, and lymphocytes and plasma cells are produced in the lymph nodes, spleen, thymus, tonsils, lymphoid tissue in the intestine, जहाँ जिनको हम कहते हैं Peyer's patches होते हैं intestine में, जहाँ पे कि बन रहे होते हैं. These are the sites of their production. WBCs remain stored in the bone marrow till needed. 6 days supply में पड़ी होती है. Lymphocytes they remain stored in the lymphoid tissue. अब ये देखिए, ये देखिए कि इसमें आपको ब्लड पिक्चर एक दिखाई है और इसमें बन के न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट हैं, स्टेम सेल्स हैं, वहाँ से न्यूट्रोफिल जो है वो मेच्योर होके एंड इट इज़ रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम और फिर वहाँ पे ब्लड में फ्लो करना शुरू होता है बोन मैरो से निकल के. जो बोन मैरो विद इन द बोन मैरो जो ब्लड वेसल्स होती हैं, साइनोसाइड्स होती हैं, उसमें रिलीज जाता है और फिर वहाँ से वो मेन जो है ब्लड स्ट्रीम और सर्कुलेशन उसमें वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, अब इसमें जो है ये एक फ्लो चार्ट है, इसमें आप देखिए कि प्लूरीपोटेंट हिमोपोएटिक स्टेम सेल्स हैं, ये नीचे भी इसके दिखाया है. ठीक है, अब और लिम्फोइड स्टेम सेल्स हैं. अब हिमोपोएटिक जो प्लूरीपोटेंट सेल्स हैं इसमें कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट होता है जो कि स्प्लीन की तरफ जा रहे होते हैं. कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जो है ना ये ब्लास्ट सेल्स होते हैं और उसके ऊपर आप देखिए कि ये जाके ऊपर जो है एरिथ्रोब्लास्ट बनते हैं जो कि फर्दर एरिथ्रोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स होते हैं जो ग्रेनुलोसाइट्स और मोनोसाइट्स बनाते हैं उन्होंने आगे जाके ग्रेनुलोसाइट बनाने हैं. और नीचे आप देखिए कॉलोनी फॉर्मिंग जो मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं उन्होंने मेगा कैरियोसाइट बनाने जो कि फर्दर प्लेटलेट्स में डिफरेंशिएट हो जाते हैं. नीचे जो लिम्फोइड स्टेम सेल्स होते हैं इन्होंने टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स में डिफरेंशिएट हो जाना है जो कि आगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी में अपना रोल प्ले करते हैं. नाउ ग्रेनुलोपोइसिस होता क्या है, इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं. माइलोब्लास्ट बनता है सबसे पहले, उससे फिर प्रोमाइलोसाइट्स बनते हैं, फिर माइलोसाइट्स बनते हैं, फिर मेटामाइलोसाइट्स बनते हैं और बैंड मेटामाइलोसाइट्स बनते हैं. फिर उनसे फर्दर डिफरेंशिएट होकर मैच्योर ग्रेनुलोसाइट्स बनते हैं और ग्रोथ जो है ना दैट इंड्यूसेस एंड द डिफरेंशिएशन इंड्यूसेस सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं जो कि इन सबको इनके फाइनल जो है शक्ल में ले आते हैं. ठीक है, माइलोब्लास्ट बहुत ही इमेच्योर होते हैं, 10 to 12 माइक्रोमीटर लार्ज ओवल राउंड होते हैं. इसमें क्रोमेटिन वगैरह पड़ा होता है, न्यूक्लियाई बेसोफिल सारे इसमें होते हैं. ठीक है, प्रोमाइलोसाइट जो होते हैं वो स्लाइटली लार्जर होते हैं विद समवॉट मोर डिफरेंशिएशन. माइलोसाइट जो है दे आर मोर रिफाइंड और इसमें अगर ग्रेनुलोसाइट है तो उनमें स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्रेन्यूल जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं. मेटामाइलोसाइट जो है ना उसमें न्यूक्लियस जो है ना स्मॉल या हॉर्स शेप हो जाता है और एक्टिव अमीबिड मूवमेंट इसमें अपीयर होना शुरू हो जाती है. बैंड मेटामाइलोसाइट जो होते हैं न्यूक्लियस जो होता है ना वो बैंड शेप बन जाता है एंड ड्यू टू फर्दर कंडेंसेशन ऑफ द सादा क्रोमेटिन उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है. फिर उसके बाद ये मैच्योर ग्रेनुलोसाइट्स बनते हैं व्हेन बैंड्स फॉर्म शोज कंस्ट्रिक्शन इन द न्यूक्लियस लॉब्यूलेटेड. क्यों वो कंस्ट्रिक्शंस डिफरेंट बन जाते हैं, जैसे कि डिफरेंट लॉब्यूल्स बन जाते हैं न्यूक्लियस के, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स के स्पेसिफिक टाइप ऑफ लॉब्यूल्स होते हैं. 2 to 5 नंबर होता है लॉब्यूल का और नंबर ऑफ लॉब्यूल से हम मेच्योरिटी ऑफ द सेल को डिटरमिन करते हैं. द मोर द नंबर ऑफ लॉब्यूल्स द मोर मेच्योर इज द न्यूट्रोफिल. अब लाइफ स्पैन जो होता है WBCs का, जो ग्रेनुलोसाइट्स जो होते हैं वो सर्कुलेशन में जब वहाँ से रिलीज होते हैं बोन मैरो से तो 4 to 8 आवर्स तक सर्कुलेशन में रहते हैं. देन दे एंटर द टिश्यू एंड रिमेन देयर फॉर 4 to 5 days. ठीक है, मोनोसाइट जो है दे रिमेन इन द ब्लड फॉर 10 to 20 आवर्स. फिर वो टिश्यू में जब एंटर होते हैं दे बिकम सोलन एंड बिकम मैक्रोफेजेस एंड दे रिमेन देयर फॉर मंथ्स एंड ईयर्स. ये सबसे ज़्यादा इनकी लाइफ होती है कि दे स्टे देयर. लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो they circulate in the blood through lymphatic circulation and they live in the body for weeks, months and the years. ठीक है, इनकी भी जो लाइफ स्पैन है वो WBC से बड़ा होता है और मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स दोनों ज़्यादा देर के लिए स्टे करते हैं विद इन द बॉडी और WBC जो है वो बाय मैक्सिमम ये 4 to 5 days के लिए रहते हैं ग्रेनुलोसाइट्स जो होते हैं. Next is the very important system in the body defense mechanism is the monocyte macrophage cell system. इसको हम रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम भी कहते हैं. अब मोनोसाइट जो होते हैं दे बिकम अटैच, ये एक ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं एंड दे बिकम अटैच टू द टिश्यूज एंड रिमेन अटैच फॉर मंथ्स एंड ईयर्स. वो किसी भी टिश्यू पे जाते हैं, वहाँ पे जब बन जाते हैं तो टिश्यू पे जाके अटैच होते हैं और वहीं पर रहते हैं.
अब ये है कि दे कैन, उसकी क्वालिटी ये है कि दे कैन फेगोसाइटाइज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस, नेक्रोटिक टिश्यू और अदर फॉरेन पार्टिकल्स इन द टिश्यू। अब वहाँ पे जब टिश्यू के साथ ये अटैच हुए हैं और ये स्टिमुलेट हो जाते हैं, दे बिकम मोबाइल, जहाँ पे उसके बाद ये कन्वर्ट इनटू मैक्रोफेजेस, स्वेलिंग हो जाती है इनकी, दे बिकम लार्ज इनफ, और वो मैक्रो, उसको हम कह देते हैं मैक्रोफेजेस, एंड दे रिस्पॉन्ड टू द कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस होता है कि जिधर इन्फेक्शन है ये उधर को अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, जहाँ इन्फेक्शन होता है वहाँ से कीमोटैक्टिक सब्सटेंस रिलीज होता है जो कि डिफरेंट डिफेंस मैकेनिज्म के जो सेल्स हैं उनको अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स द साइट ऑफ इन्फेक्शन। सो ये कीमोटैक्सिस को फॉलो करते हैं और दूसरे स्टिमुलाई रिलेटेड टू द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, ठीक है। तो इसलिए द थिंग इज के हमारी बॉडी में एक मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम मौजूद है विच इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स। The total combination of the monocytes in the blood, mobile macrophages, fixed tissue macrophages, and a few specialized endothelial cells in the bone marrow, spleen, and the lymph node, ये सब चीज़ों को मिला जुला के collectively we call them as reticuloendothelial system। यानी reticuloendothelial system में monocytes होते हैं, macrophages, mobile macrophages होते हैं, जो fixed tissue macrophages होते हैं, कुछ endothelial cells होते हैं body blood में या spleen में या lymph nodes में, उन सबको collectively हम कहते हैं reticuloendothelial system। As they originate from the monocyte stem cells, they are called monocyte macrophage system, as we have discussed. अब ये जो मैक्रोफेजेस होता है ये डिफरेंट एरियाज में है और डिफरेंट एरियाज के हिसाब से इनके नाम भी फिर डिफरेंट है। पहले आ जाते हैं हिस्टियोसाइट्स। हिस्टियोसाइट्स जो होते हैं ना वो मेनली स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू में जो मैक्रोफेजेस जाके पड़े होते हैं उनको हम हिस्टियोसाइट्स कहते हैं। स्किन इज मेनली इम्प्रेग्नेबल, यानी कि वो ज़्यादा उसमें इन्फेक्शन नहीं हो सकता, उसका अपना डिफेंस मैकेनिज्म ही काफ़ी है, ठीक है। व्हेन इन्फेक्शन बिगिंस इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड द लोकल इन्फ्लेमेशन अकर्स, टिश्यू मैक्रोफेजेस कैन डिवाइड एंड फॉर्म more macrophages, then they attack and destroy the infectious agent। यानी जब तक कि वो स्टिमुलस नहीं आता, उनको कोई बाहर इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म नहीं आता, इन्फेक्शन नहीं आता, वो तब तक दे स्टे देयर विद द इन्फेक्शन, जो हिस्टियोसाइट्स होते हैं। और फिर जब अगर कोई स्टिमुलस आ जाता है तो देन दे डिवाइड और दे अटैक एंड दे डिस्ट्रॉय द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म और टॉक्सिन व्हाटएवर। अब जो लिम्फ नोड में भी पड़े होते हैं मैक्रोफेजेस, लार्ज नंबर ऑफ द मैक्रोफेजेस दे लाइन द लिम्फ साइनसेस। लिम्फ नोड्स में साइनसेस होती हैं जिनको के इनकी जो इनर वॉल होती है वहाँ पर ये वहाँ पे अरेंज हुए थे इन द फॉर्म ऑफ अ लाइन, ठीक है। सो दे लाइन द इनर सर्फेसेस ऑफ द lymph sinuses. If any particle enters the sinuses through the lymph and the macrophages, they phagocytize them। यानी मैक्रोफेजेस जहाँ जहाँ भी पड़े हैं दे स्टे देयर जब तक कि वहाँ पे कोई फॉरेन बॉडी या इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म नहीं आता, वो फिर वो जाके वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं एंड दे फेगोसाइटोज कर देते हैं, उसको एनगल्फ कर लेते हैं। देखिए ये दिखा है इसमें इन दिस कि ये लिम्फ नोड दिखाई है जिसमें लिम्फ मेडुलरी साइनसेस हैं, जिसके अंदर ये सेल्स जो है वो अरेंज हुए होते हैं, ठीक है। ऊपर देखिए तो एफरेंट लिम्फेटिक्स हैं, यानी कि लिम्फेटिक वेसल जो लिम्फ नोड के अंदर एंटर हो रही हैं, और नीचे देखिए तो इफरेंट लिम्फेटिक्स हैं जो कि लिम्फेटिक्स निकल रही हैं इससे। सो ये लिम्फ जो है ना ये साथ में यहाँ से फ्लो करता है इसमें से, और इसके साथ ही जो लाइन किए हुए हैं सेल्स हैं वो मैक्रोफेजेस से लाइन हुए होते हैं, और वहाँ पर अगर इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म आ जाए तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब लंग्स के अंदर में मैक्रोफेजेस पड़े होते हैं इन द एल्वेलाई, एंड द लार्ज नंबर ऑफ द टिश्यू मैक्रोफेजेस आर प्रेजेंट इन द एल्वेolar walls and they can phagocytize particles that become entrapped in the alveoli। if the particles are digestible तो मैक्रोफेजेस कैन डाइजेस्ट them। अगर पार्टिकल्स हैं दे आर नॉट डाइजेस्टेबल, अगर उसको वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता, जो उसके एंजाइम्स हैं उसको इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, डिसॉल्व नहीं कर रहे, तो मैक्रोफेजेस जो है ना वो बना देते हैं एक जाइंट सेल, यानी उसने एनगल्फ किया हुआ है उसको पार्टिकल को, और एक जाइंट सेल बना देते हैं फॉर्मिंग अ कैप्सूल अराउंड देम, ठीक है। और फिर वो आहिस्ते से स्लोली वो डिसॉल्व हो जाता है, अगर एट वंस डिसॉल्व नहीं भी होता है, ठीक है। यानी एल्वेलाई में या तो एकदम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, अगर डिस्ट्रॉय एकदम ना हो तो वो जॉइंट सेल बना देते हैं जिसके अराउंड एक कैप्सूल होता है, और उसके अंदर उसको आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। फिर आ जाते हैं जो मैक्रोफेजेस लिवर सेल्स में पड़े हुए, लिवर साइनोसाइट्स में पड़े हैं, उनको हम कहते हैं कुफर सेल्स। लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया दे पास इनटू द पोर्टल ब्लड। जाहिर है हमारे जो जीआईटी में जितने भी एब्जॉर्प्शन होती है सेल्स की, और जीआईटी की सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन जो हम खाते पीते हैं ऑब्वियसली बैक्टीरिया अगर उसके थ्रू जा रहे हैं तो जीआईटी सर्कुलेशन में जाते हैं। जीआईटी सर्कुलेशन सारी जो है ना पहले पोर्टल ब्लड में जाती है। पोर्टल ब्लड जो लिवर की जो होती है ब्लड सप्लाई, उसको हम पोर्टल ब्लड कहते हैं। थ्रू द फिर वो लिवर साइनोसाइट्स में जाती है। लिवर साइनोसाइट्स के अंदर जैसे कि लंग
लिम्फ नोड की साइनोसाइड्स के अंदर मैक्रोफेजेस पड़े हुए हैं, इसी तरह ही इसमें मैक्रोफेजेस पड़े हैं, उन्हें हम कूफर सेल्स कहते हैं। These cells form particulate filtration system that almost none of the bacteria succeeds in passing from the portal blood into the general systemic circulation. यानी इस ये लिवर का जो है लिम्फेटिक सिस्टम और ये मैक्रोफेज सिस्टम दैट इज सो मच इफेक्टिव कि वो वहाँ से सारे ऑलमोस्ट ऑल द बैक्टीरिया उनको वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है और ये फर्दर आगे सर्कुलेशन में नहीं जाए। दैट्स वाई लिवर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन द बॉडी। Kupffer cells perform phagocytosis of single bacterium in 1/100th of a second। इतनी जल्दी वो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं और इतने इफेक्टिव होते हैं द Kupffer cells। इस पे आपको नोट आ सकता है द टाइप्स ऑफ द डिफरेंट मैक्रोफेजेस इन द डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द बॉडी। उसमें ये सारे आपको बताने हैं कि स्किन में होता है, लंग्स में होता है, लिम्फोइड में होता है, लिम्फ नोड्स में होता है और लिवर में होता है। ठीक है, ये सब आपने याद रखने हैं। ये देखिए, ये डिफरेंट साइनसिस में बताया है कि वो वहाँ पर सर्कुलेट करता है ब्लड में। अब मैक्रोफेजेस स्प्लीन और बोन मैरो में भी पड़े होते हैं। The macrophages they become enwrapped by the reticular meshwork of these two organs, and when foreign particles they come in contact with these macrophages, they are phagocytosed. Now, very important topic is the inflammation. Inflammation पे आपको full fledged question भी आ सकता है, किसी सिनेरियो के साथ related inflammation आ सकता है। So to understand inflammation is very important. When tissue injury occurs, whether caused by bacteria, trauma, chemical, heat, or any other phenomena, multiple substances are released by the injured tissue. The cause dramatic secondary changes in the surrounding uninjured tissues. This entire complex of tissue changes is called inflammation. यानी अगर किसी टिश्यू पे किसी किस्म का भी टिश्यू डैमेज हुआ है, आइदर बैक्टीरिया से या किसी इंजरी से या किसी टॉक्सिन से या किसी केमिकल से या किसी हीट से, तो होता यह है कि वो जो इंजर्ड टिश्यू है वहाँ से डिफरेंट सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं और ये जो सब्सटेंसेस जो होते हैं ना, ये डिफरेंट ड्रामेटिक चेंजेस ले आते हैं इन द सराउंडिंग टिश्यू जो कि हेल्दी टिश्यू है। तो ये सारा जो एक एरिया है, ये कॉम्प्लेक्स जो बन जाता है ऑफ द इंजर्ड टिश्यू एंड द सब्सटेंसेस एंड द सराउंडिंग हेल्दी टिश्यू, जिसमें कि डिफरेंट चेंजेस आ जाती हैं, उस सारे को हम कह देते हैं ऑल दीज चेंजेस दे आर कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। कलेक्टिवली इस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं ऑफ दीज टिश्यू चेंजेस को हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन अब कैसे होती है कि इसमें एक तो ये है कि जिस जगह इंजरी होती है वहाँ पे वेजोडायलेशन हो जाती है लोकल ब्लड वेसल्स की। ठीक है, अब वेजोडायलेशन होती है तो उसमें से फिर कैपिलरी परमेबिलिटी, कैपिलरीज के अंदर से फ्लूइड जो है वो बाहर ऊज आउट होना शुरू हो जाता है क्योंकि कैपिलरी प्रेशर बढ़ जाता है। तो फ्लूइड जो होता है ना वो लीक हो जाता है इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेसेस, बिटवीन द सेल्स जो स्पेसेस होती हैं उनमें जाना शुरू हो जाता है। इस फ्लूइड के अंदर चूँकि डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स पड़े होते हैं तो वो फ्लूइड क्लॉट भी कर जाता है इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस एंड बिकॉज क्योंकि उसमें फाइब्रोनोजेन और दूसरे प्रोटीन लीकिंग एंड अदर प्रोटीन्स लीकिंग फ्रॉम द कैपिलरीज। ठीक है, इनकी वजह से ये फ्लूइड जो है जो कि ऊज आउट हुआ है फ्रॉम द कैपिलरीज, ये क्लॉट हो जाता है। दूसरा ये कि यहाँ पर इस एरिया में माइग्रेशन हो जाती है ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द ग्रेनुलोसाइट इन द मोनोसाइट इन द टिश्यू एंड स्वेलिंग ऑफ द टिश्यू सेल्स। होता क्या, सीक्वेंस क्या बना है कि जिस एरिया में इंजरी हुई है वहाँ पर एक तो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर सकती है, वेजोडायलेशन हो जाती है, वहाँ पर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है तो कैपिलरी में प्रेशर बढ़ता है, तो एक्स्ट्रा जो प्रेशर आता है उसकी वजह से कैपिलरी में से फ्लूइड ऊज आउट होकर बाहर सेल्स के दरमियान में, इंटरस्टिशियल सेल्स के दरमियान में चला जाता है। जो फ्लूइड वहाँ गया है वो वहाँ पे जाके क्लॉट भी हो जाता है क्योंकि उसमें सर्टेन क्लॉटिंग फैक्टर्स पड़े होते हैं, फिब्रिनोजेन पड़ी होती है और दूसरे प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, वो उसके और दूसरे उस एरिया में माइग्रेट कर जाते हैं मोनोसाइट्स एंड डिफरेंट ग्रेनुलोसाइट्स, तो उस एरिया में एक बल्क बन जाता है एंड होल दिस प्रोसेस कॉजेज द स्वेलिंग ऑफ दैट टिश्यू और उसको हम कहते हैं इन्फ्लेम्ड एरिया या इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस वहाँ स्टार्ट हो। ठीक है, अब ये सारा कुछ होता किन किन प्रोडक्ट्स की वजह से है, डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया कि जब टिश्यू इंजरी होती है तो वहाँ से डिफरेंट सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं। तो जो सब्सटेंसेस हैं वो कौन से रिलीज होते हैं, इसमें होते हैं हिस्टामिन होती है, ब्रेडिकिनिन होती है, सेरोटोनिन होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होती हैं। ठीक है, इसके अलावा सेवरल डिफरेंट रिएक्शन प्रोडक्ट्स ऑफ कंप्लीमेंट सिस्टम। कंप्लीमेंट सिस्टम होता है एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, वो हम सब्सिक्वेंट जो हमारा लेक्चर है आज उसमें हम पढ़ेंगे। फिर रिएक्शन प्रोडक्ट्स ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम। ठीक है, जो ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम के होते हैं वो भी जो है वो भी अफेक्ट करते हैं इसको। फिर आ जाता है मल्टीपल सब्सटेंसेस जिनको हम कहते हैं लिम्फोकाइन्स, वो भी रिलीज होते हैं जो कि बाय सेंसिटाइज्ड टी सेल्स, which sensitized T cells are a part of the immune system.
They activate the macrophage system, and within a few hours, the macrophage begin to destroy tissue. But at times, the macrophage also further injure the still लिविंग टिश्यू सेल्स। होता क्या है कि डिफरेंट जो है टिश्यू इंजरी हुई है, डिफरेंट सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, जिसमें कि ये हिस्टामिन, ब्रेडिकिनिन, सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन। इसके अलावा इसमें और जो है प्रोडक्ट्स ऑफ कम्प्लीमेंट सिस्टम भी रिलीज होते हैं। इसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज होते हैं इसमें। इसके अलावा यहाँ से लिम्फोकाइंस रिलीज होती हैं, जो कि सेंसिटाइव टी सेल्स के थ्रू रिलीज होती है, ठीक है। और ये सारे जब रिलीज होते हैं तो ये एक्टिवेट करते हैं मैक्रोफेजेस को। मैक्रोफेजेस जो माइग्रेट करते हैं टू द इन्फेक्टेड एरिया, वहाँ जाके जो फॉरेन पार्टिकल हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। समटाइम्स उनका एक्शन इतना इंटेंस होता है कि वो नॉर्मल सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो दे हैव सच अ पावरफुल डिफेंस मैकेनिज्म। इन्फ्लेमेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज अ वॉलिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन। वॉलिंग ऑफ यानी वो जो एरिया है उसके जो इन्फ्लेम्ड है, इन्फेक्टेड है, उसके गिर्द एक वॉल बना देते हैं, ठीक है। द फर्स्ट रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन इज टू वॉल ऑफ द एरिया। वॉल ऑफ के इधर एक दीवार खड़ी कर दी है, एक इन्फेक्टेड एरिया के दरमियान और हेल्दी टिश्यू के दरमियान, ठीक है। इज टू वॉल ऑफ द एरिया ऑफ इंजरी फ्रॉम रिमेनिंग टिश्यूज। द टिश्यू स्पेसिस एंड द लिम्फेटिक्स in the inflamed area are blocked by fibrinogen clots and fluid barely flows through the spaces। होता क्या है कि जो साइड पे उस इन्फेक्टेड एरिया की साइड पे जो सेल्स पड़े हैं उसमें फिब्रोनोजेन आके डिपॉजिट हो जाती है, तो सेल्स के दरमियान में कोई स्पेस ही नहीं बचती कि वहाँ से कोई फ्लूइड जो विद इन द इन्फेक्टेड एरिया है वहाँ से जो डिस्ट्रॉइंग सब्सटेंसेज हैं वो वहाँ से निकलकर हेल्दी टिश्यू में जा सके। तो वो एक तरह की सेल्स और ये फिब्रोनोजेन मिलके एक वॉल बना देते हैं, ठीक है, जो सेपरेट कर देती है इन्फेक्टेड और हेल्दी टिश्यू को। दिस इज कॉल्ड द वॉलिंग इफेक्ट। दिस वॉलिंग इफेक्ट प्रोसेस डिलेज द स्प्रेड ऑफ बैक्टीरिया और टॉक्सिन प्रोडक्ट्स, ठीक है, वो उसके स्प्रेड को प्रिवेंट करते हैं। अब इंटेंसिटी ऑफ द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है ना वो प्रोपोर्शनल होती है टू द डिग्री ऑफ द टिश्यू इंजरी। जितनी ज़्यादा टिश्यू इंजरी हुई है उतना ही जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है वो इंटेंस होगा, ज़्यादा तेज़ होगा। जैसे कि स्टेफिलोकोकाई जो होते हैं ना वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो इन्वेड करते हैं टिश्यू को, टिश्यू के अंदर एंटर होते हैं और वहाँ पे जाके सेलुलर टॉक्सिन्स जो है वो रिलीज करते हैं और इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाती है। लोकल स्टेफिलोकोकाई इन्फेक्शन इज कैरेक्टरिस्टिकली वॉल्ड ऑफ एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम स्प्रेडिंग। यानी वो जो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न होता है कि स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन जो होता है ना उसमें वॉलिंग ऑफ मैकेनिज्म ज़रूर होता है, जबकि जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है वो इतना एक तो ये कि इंटेंस लोकल टिश्यू डिस्ट्रक्शन नहीं होती, सो स्वेलिंग डेवलप हो जाती है, कुछ हो जाती है, और दूसरे इसमें जो है इतना वॉलिंग ऑफ इफेक्ट जो होता है ना वो भी इतना नहीं होता। लेकिन जब वॉलिंग ऑफ इफेक्ट नहीं होता तो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन हो जाता है। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन होने से समटाइम्स एज अ रिजल्ट स्ट्रेप्टोकोकाई ऑफन हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू स्प्रेड थ्रू द बॉडी। जब वॉलिंग ऑफ नहीं होती और उसकी वजह से कॉज भी हो जाती है डेथ, ठीक है। तो सो ऑल्दो स्टेफिलोकोकाई जो है ना वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू स्ट्रेप्टोकोकाई, लेकिन स्टेफिलोकोकाई चूँकि अगर इन्वेड करे तो उनका वो वॉलिंग ऑफ मैकेनिज्म होता है जिससे इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होता, तो उससे खुदा न खास्ता डेथ होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की चूँकि वॉलिंग ऑफ मैकेनिज्म नहीं होता उसमें, तो इन्फेक्शन स्प्रेड करता है और डेथ में रिजल्ट, ठीक है। सो वॉलिंग ऑफ इफेक्ट का ये फ़ायदा होता है। मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल रिस्पॉन्स ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अब कैसे होता है मैक्रोफेज और ये न्यूट्रोफिल्स वगैरह किस तरह से करते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कैसे होता है। टिश्यू मैक्रोफेज इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। Within minutes after inflammation begins, the macrophage is already present in the tissue, whether histiocytes हो, alveolar macrophages हो, microglia हो, जैसे ब्रेन में जो प्रेजेंट होते हैं उनको माइक्रोग्लाया कहते हैं। वो फौरन से एक तो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं और फेगोसाइटोज करना शुरू करते हैं, जो भी इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और फर्स्ट हो जाता है कि रैपिडली ये एनलार्ज होते हैं, चूँकि इन्होंने फेगोसाइटोज करना है। प्रीवियसली सेसाइल यानी कि जो होते हैं स्लो होते हैं या नॉन मोबाइल जो मैक्रोफेजेस होते हैं, दे ब्रेक लूज फ्रॉम देयर अटैचमेंट एंड बिकम मोबाइल, फॉर्मिंग द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शन। सो एनी इन्फेक्शन, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि विच वन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, तो आपने न्यूट्रोफिल्स नहीं बताना, आपने बताना है मैक्रोफेजेस आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्वेडिंग इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, वो होती है न्यूट्रोफिल इन्वेजन विद इन द फर्स्ट आवर। वो विद इन फ्यू मिनट्स हो जाती है मैक्रोफेजेस की, और विद इन फर्स्ट आवर न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं वहाँ। आफ्टर इन्फ्लेमेशन बिगिन लार्ज नंबर ऑफ द न्यूट्रोफिल्स दे बिगिन टू इन्वेड द इन्फ्लेम्ड एरिया, वो इन्फ्लेम्ड एरिया में आ जाते हैं। अब ये होता कैसे है, दे ऑल्टर द इनसाइड सरफेस ऑफ द कैपिलरी एंडोथेलियम
causing the neutrophils to stick to the capillary walls in the inflamed area. This effect is called margination. यानी ये उस एरिया में चले जाते हैं माइग्रेट होकर न्यूट्रोफिल्स, और वहाँ की कैपिलरीज की जो अंदर की लाइनिंग है वहाँ पे जाके वो अटैच हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मार्जिनेशन। पहला होता है मार्जिनेशन. This causes the intercellular attachment between the endothelial cells of the capillaries and venules to loosen, allowing the opening of the neutrophils to pass by diabetes directly from the blood into the tissue spaces. होता क्या है कि उस उन कैपिलरीज में चले जाते हैं, जाके उसकी एंडोथेलियल सरफेस के साथ अटैच हो जाता है. जब एंडोथेलियल सरफेस के साथ अटैच होते हैं तो उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे ओपनिंग बना देते हैं कैपिलरीज में, और फिर वहाँ से ये डायबिटीसिस एक होता है जिसमें कि स्क्वीज करके जो WBCs होते हैं वो अपने आप को स्क्वीज करके उस ओपनिंग के अंदर से निकल जाते हैं, और फिर जाके टिश्यू में जहाँ पे इन्फ्लेमेशन है वहाँ पे जाके बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं. इस तरह से वो कैपिलरीज में से डायबिटीसिस के थ्रू वो टिश्यू में चले जाते हैं. तीसरा आता है दे कॉज द कीमोटैक्सिस ऑफ द न्यूट्रोफिल्स. कीमोटैक्सिस होती है जिससे कि न्यूट्रोफिल और अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द इन्फ्लेम्ड एरिया, एंड दस बिकॉज द ब्लड न्यूट्रोफिल्स आर ऑलरेडी मेच्योर सेल्स. चूँकि अब ये जो होते हैं मोनोसाइट मैक्रोफेज, ये पहले मोनोसाइट इमेच्योर होते हैं, फिर मेच्योर होकर मैक्रोफेज बनते हैं, तो न्यूट्रोफिल्स चूँकि ऑलरेडी मेच्योर होते हैं, तो जब ऑल्दो वो थोड़े लेट आते हैं बट उनका जो फेगोसिटिक मैकेनिज्म होता है दैट इज़ मोर इंटेंस, और वो ज़्यादा स्कैवेंजर इफेक्ट उनका ज़्यादा होता है. ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं कि कीमोटैक्टिक फैक्टर है कि ये यहाँ से डिफरेंट सब्सटेंसेस जो होते हैं ना वो रिलीज होते हैं फ्रॉम द इन्फेक्टेड एरिया, और ये सारे जो WBCs हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं टुवर्ड्स द इन्फ्लेम्ड एरिया. ये कैपिलरी दिखाइए, उसके अंदर से WBCs निकल के और इन्फ्लेम्ड एरिया जो पर्पल साइड आपको दिखा रहे उसमें वो चले जाते हैं. ठीक है ना. एक्यूट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द न्यूट्रोफिल्स इन द ब्लड, उसको हम कहते हैं न्यूट्रोफिलिया. अगर एकदम से न्यूट्रोफिल नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए उस कंडीशन को हम कहते हैं न्यूट्रोफिलिया. Acute increase in the number of neutrophil is called neutrophilia. अब ये acute infection में होता है क्या, the number of the neutrophils in the blood sometimes increase 4 to 5 fold तक बढ़ जाता है. नॉर्मल कितना है 7000 तक है. ठीक है, नॉर्मल 4000 to 5000 से वो बढ़ के 15 to 20,000 तक चला जाता है पर माइक्रोलीटर, एंड दिस इज कॉल्ड न्यूट्रोफिलिया. अब इसकी कॉजेज क्या होती हैं, द प्रोडक्ट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द बोन मैरो. जो प्रोडक्ट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन बोन मैरो में जाते हैं वहाँ पे जाके जो स्टोर्ड न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ना उनको मोबिलाइज करते हैं और रिलीज कर देते हैं इनटू द सर्कुलेटिंग ब्लड. उसकी वजह से सो मेन रीज़न क्या होती है कि जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में जो सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं वो जाके बोन मैरो में जो मेच्योर न्यूट्रोफिल्स पड़े होते हैं उनको वो वहाँ से डिटैच करते हैं और उनको रिलीज करते हैं इनटू द सर्कुलेशन. सो न्यूट्रोफिलिया में एक तो आपने ये याद रखना है देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द WBCs, और ये नंबर दैट में इंक्रीज फ्रॉम 15,000 to 20,000, और ये एक्यूट इन्फेक्शंस में होता है. ठीक है, अब दूसरा सेकंड मैक्रोफेज इन्वेजन. एक तो फर्स्ट मैक्रोफेज इन्वेजन थी, एक दूसरी सेकंड मैक्रोफेज इन्वेजन होती है जो कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है. द नंबर ऑफ मोनोसाइट. अब मोनोसाइट जो सर्कुलेट कर रहे हैं, कुछ तो मैक्रोफेजेस आके अटैच हुए हैं टिश्यूज में और डिफरेंट जगह पे. ठीक है, वो सबसे पहले आके जो है ना वो कंट्रोल करते हैं, फिर आ जाते हैं न्यूट्रोफिल. तीसरा आता है कि जो मोनोसाइट जो है ना सर्कुलेट कर रहे हैं तो उनका काफ़ी नंबर लो होता है और वो स्टोर हुए होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पूल्स ऑफ द मोनोसाइट बोन मैरो के अंदर. ठीक है, therefore the buildup of the macrophages in the inflamed tissue area is slower than the neutrophils, and even after invading the inflamed tissue monocytes are still immature cells requiring 8 hours to swell and develop the quantities of the lysosomes, the qualities of the lysosomes. Only then they do acquire the full capacity of the tissue macrophage for phagocytosis. यानी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है कि मोनोसाइट जो सर्कुलेट कर रहे हैं वो थोड़े होते हैं लेकिन ये कॉलोनीज की फॉर्म में बोन मैरो के अंदर पड़े होते हैं. वहाँ पे जब इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है तो ये जो मोनोसाइट जो होते हैं ये इमेच्योर होते हैं, ये कन्वर्ट होते हैं. दे टेक 8 hours to become mature into they swell up and are converted into macrophages. और ये जाके ये जब कन्वर्ट हो जाते हैं into the mature macrophages then they phagocytose. मैक्रोफेजेस आर एक्टिवेटेड बाय साइटोकाइंस रिलीज बाय टी लिम्फोसाइट्स. अब होता कैसे है कि कैसे ये जो मैक्रोफेजेस जो है ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ये डिफरेंट साइटोकाइन जो होते हैं सब्सटेंसेस होते हैं जो कि टी लिम्फोसाइट से रिलीज होते हैं. एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस माइग्रेट इन रिस्पॉन्स टू कीमोटैक्टिक स्टिमुलाई एंड किल द बैक्टीरिया बाय फेगोसाइटोसिस. वही के वो कीमोटैक्सिस के थ्रू उस एरिया में जाते हैं और वहाँ पे जाके वो किल करते हैं.
ये जो होते हैं 100 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको हम कहते हैं इंटरल्यूकिन्स, वो उनको ये रिलीज करते हैं मैक्रोफेजेस। दूसरे ये एंडोजिनस पायरोजेंस जो कि फीवर कर सकते हैं, वो सब्सटेंसेस को रिलीज करते हैं। टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, TNF अल्फा हम उसको कहते हैं टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर, वो स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ द सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड होते हैं ये ऑक्सीजन रेडिकल्स होते हैं बाय न्यूट्रोफिल्स जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं इन्वेडिंग टिश्यूज को। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होती हैं वो रिलीज होती है, इससे प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर रिलीज होता है। सो मैक्रोफेजेस जो होते हैं ना वो एक्टिवेट होते हैं बाय द रिलीज ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस, और ये खुद भी डिफरेंट सब्सटेंसेस को रिलीज कर रहे होते हैं, जिसमें इंटरल्यूकिन्स आ जाती हैं, एंडोजिनस पायरोजेंस आ जाते हैं, TNF अल्फा आ जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ जाती हैं, और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि मैक्रोफेजेस से रिलीज होते हैं। अब आता है फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस। फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस होता है इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ग्रेनुलोसाइट एंड मोनोसाइट बाय द बोन मैरो। ठीक है, स्टिमुलस तो चला गया उनको। अब क्या होता है कि जो मौजूद थे उन्होंने जल्दी से जाके डिफेंस मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन पीछे जो हमारे जो स्टोर होता है वो कम हो जाता है। जब स्टोर जो है ना वो कम होता है तो ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट जो है ना बोन मैरो उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाती है। दिस रिजल्ट्स फ्रॉम द स्टिमुलेशन ऑफ द ग्रेनुलोसिटिक एंड मोनोसिटिक प्रोजेनिटर सेल्स ऑफ द मैरो। उनमें प्रोजेनिटर यानी कि जो इमेच्योर सेल्स बड़े होते हैं जिन्होंने बाद में कन्वर्ट होना है ग्रेनुलोसाइट्स में और मोनोसाइट्स में, वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, वो स्टिमुलेट होते हैं और स्टिमुलेट होने के बाद वो अगर इफ द स्टिमुलस फ्रॉम द इन्फ्लेम्ड टिश्यू वो कंटिन्यू करती रहती है तो बोन मैरो कैन कंटिन्यू टू प्रोड्यूस दीज सेल्स इन ट्रेमेंडस क्वांटिटीज फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स एंड समटाइम्स एट अ रेट 20 to 50 टाइम्स देन नॉर्मल। ठीक है, यानी अगर इन्फ्लेमेशन कंटिन्यू रहे तो प्रोडक्शन और स्टिमुलेशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट विद इन द बोन मैरो वो मंथ्स और ईयर्स तक भी चली जाती है। सो ये जब आपके इससे पूछा जाएगा व्हाट इज इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन बताना है आपने, उसमें उसके सब्सटेंसेस बताने हैं और डिफरेंट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म का अपने बीच में रेफरेंस देना है। ठीक है, The cause of the increased production of granulocytes and monocytes by the bone marrow is the 3 colony stimulating factors. अब ये क्या होता है, जो मोनोसाइट और ग्रेनुलोसाइट से जो प्रोडक्शन होती है विद इन द बोन मैरो, उसमें 3 मेन टाइप्स के सेल जो होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं। GMCSF होता है, GCSF होता है, MCSF होता है। कम्बिनेशन ऑफ द TNF, इंटरल्यूकिन्स 1 एंड कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ये 3 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। ये जो है ना ये डिफरेंट फीडबैक मैकेनिज्म देते हैं। दे बिगिन विद द टिश्यू इन्फ्लेमेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द डिफेंस व्हाइट ब्लड सेल्स दैट हेल्प रिमूव द कॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन। ठीक है, और अगर वहाँ पर उसकी ज़्यादा हो जाए, WBC नंबर ज़्यादा हो जाए और इन्फ्लेमेशन खत्म हो गई तो इसी का तो उनका एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है जिससे कॉलोनी फॉर्मिंग सेल जो है उनकी स्टिमुलेशन कम हो जाती है। ठीक है, और फिर प्रोडक्शन कम हो जाती है। सो ये 3 सेल्स हैं जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स फ्रॉम द बोन मैरो। Here you can see that there are बोन मैरो के अंदर आप देखिए ग्रेनुलोसाइट्स पड़े होते हैं, मोनोसाइट्स एंड द मैक्रोफेजेस। ठीक, अब ये सारा जो है एक सीक्वेंस चलता रहता है। इन्फ्लेमेशन होती है, जो एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस जो होते हैं ना वो मज़ीद स्टिमुलेट हो जाते हैं एट द स्पॉट। उनमें से ये सारे सब्सटेंसेस TNF, IL जो सारे सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं बोन मैरो में जाते हैं और बोन मैरो में जाके वो प्रोडक्शन ऑफ द न्यू सेल्स कर देते हैं। TNF अल्फा और इंटरल्यूकिन्स जो है ना एंडोथेलियल सेल्स और फाइब्रोब्लास्ट और लिम्फोसाइट्स होते हैं ना उनको स्टिमुलेट करते हैं और ये उनके टाइप के सेल्स को की प्रोडक्शन विद इन द बोन मैरो ये स्टिमुलेट कर देते हैं इफ गेट इन्फेक्टेड। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट न्यूट्रोफिल्स एंड द मैक्रोफेजेस। अब एक और टाइप के सेल्स होते हैं विद इन द ब्लड व्हिच इज अ टाइप ऑफ द WBCs जिसको हम कहते हैं इओसिनोफिल्स। यूसिनोफिल्स पूरे ब्लड में तकरीबन 2 to 3% के करीब होते हैं। ये इनकी वीक फेगोसिटिक एक्टिविटी होती है, और लेकिन ये कीमोटैक्सिस भी ये एग्जिबिट करते हैं, यानी ये सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं जिससे कि अट्रैक्ट होते हैं अदर WBCs टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन। ये मेनली पैरासिटिक इन्फेक्शन में इंक्रीज करते हैं एंड दे माइग्रेट इनटू द टिश्यूज diseased by the parasite. Eosinophils they attach themselves to the parasite and release substances that kill many of the parasites like schistosomiasis में होता है। ठीक है, तो ये पैरासिटिक इन्फेक्शन में मेनली ये इंक्रीज करता है इनका नंबर। इसके अलावा ये डिफरेंट एलर्जिक रिएक्शंस में भी eosinophils का नंबर इंक्रीज कर देता है, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट है एस्थमा। एस्थमा में ये पेरी ब्रोंकियल टिश्यू जो है ना उसके अंदर ये सर्टेन एलर्जिक रिएक्शन कर देते हैं और या डिफरेंट स्किन रिएक्शन में भी इनका नंबर जो है ना वो इंक्रीज कर जाता है eosinophils का। ठीक है, सो पैरासिटिक इन्फेक्शन में, एलर्जीज में ये इनका नंबर इंक्रीज कर जाता है।
Mast cell and the basophils they participate in the allergic reaction and release an eosinophil chemotactic factor. दूसरे जो मेन एलर्जी के सेल्स हैं दे आर द मास्ट सेल्स एंड द बेसोफिल सेल्स, और वो जो है सर्टेन सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं जिनको हम कह देते हैं इयोसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर, यानी वो डिफरेंट फैक्टर्स जो कि इयोसिनोफिल्स को अट्रैक्ट करते हैं टू द साइट ऑफ एलर्जी जहाँ भी है, ठीक है, कॉजेज द इयोसिनोफिल्स टू माइग्रेट टुवर्ड्स द इन्फ्लेम्ड एलर्जिक टिश्यू। अब ये वहाँ जाके करता क्या है, इयोसिनोफिल दे डिटॉक्सिफाई, यानी कि इसके जो टॉक्सिन्स होते हैं उनके अगेंस्ट ये फाइट करता है और टॉक्सिन्स को ख़त्म करता है, फेगोसाइटाइज करता है एंड डिस्ट्रॉय द एलर्जन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, जो भी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स वहाँ बना होता है उसको डिस्ट्रॉय करता है, दस प्रिवेंटिंग द एक्सेस स्प्रेड ऑफ द लोकल इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। तो इयोसिनोफिल्स आर अबंडेंट इन जीआईटी में बहुत होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक में बहुत होते हैं, यूरिनरी ट्रैक में बहुत होते हैं। एक्टिवेशन और स्टिमुलेशन इसकी होती है इंटरल्यूकिन 3 से, इंटरल्यूकिन 5 से और जीएमसीएसएफ से, इसकी प्रोडक्शन ये रिलीज होती है। ये सब्सटेंसेस जाके बोन मैरो में इयोसिनोफिल की प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाते हैं, ठीक है। सो इयोसिनोफिल्स जो है ना वो 2% होते हैं, वीकली फेगोसाइटिक एक्टिविटी होती है इनकी, और ये कीमोटैक्सिस करते हैं। पैरासिटिक इन्फेक्शन में मेनली बढ़ते हैं ये, जैसे कि शिस्टोसोमियासिस, और ये जाके पैरासाइट के साथ अटैच हो जाते हैं, वहाँ पे जाके ये डिफरेंट सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं जो कि उस पैरासाइट को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। और जैसे कि एग्जांपल उसने शिस्टोसोमियासिस की दी है। दूसरे ये डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जीज में भी इसका नंबर बहुत इंक्रीज कर जाता है, और जैसे कि एस्थमा में हो सकता है और डिफरेंट स्किन इन्फेक्शंस में जो एलर्जिक स्किन रिएक्शंस होते हैं। इसके अलावा जो बेसोफिल मास्ट सेल्स जो हैं, जो कि मेन एलर्जी के सेल्स हैं, उनसे एक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसको इयोसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर कहते हैं। इसका काम भी होता है कि ये डिफरेंट इयोसिनोफिल्स को अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स द साइट ऑफ द एलर्जीज, और वहाँ पर आके फिर इयोसिनोफिल्स क्या करते हैं, ये डिटॉक्सिफाई करते हैं, फेगोसाइटोज करते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं एलर्जन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं। जब वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो फिर जो स्प्रेड ऑफ एलर्जिक रिएक्शन जो होता है, ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो होता है ना, वो वहीं रुक जाता है और आगे स्प्रेड नहीं करता। इयोसिनोफिल्स जो है ज़्यादातर जीआईटी में होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक में होते हैं, यूरिनरी ट्रैक में होते हैं, और इनकी प्रोडक्शन स्टिमुलेट होती है बाय इंटरल्यूकिन 3 से, इंटरल्यूकिन 5 से और जीएमसीएसएफ से, ठीक है, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स जो होते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे पास सेल्स, बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल्स, ठीक है। अब बेसोफिल्स जो होते हैं और मास्ट सेल्स, इनका मेन काम जो है ना, दे आर सिमिलर टू द लार्ज टिश्यूज। बेसोफिल भी लार्ज टिश्यू मास्ट सेल्स की तरह के होते हैं। They are located immediately outside many of the capillaries in the bodies, ठीक है, just outside the body ये वहाँ पर they are found in abundant. Mast cells in the basophil they liberate heparin into the blood which prevent the blood coagulation. सबसे important इनका जो function है that is एक natural anticoagulant factor होता है which is called heparin, वो बॉडी में सर्कुलेट करता है। वो उसका ये होता है फ़ायदा कि बॉडी में जो हमारा ब्लड सर्कुलेट कर रहा है तो विद इन द सर्कुलेशन वो कहीं पर उसके क्लॉट्स नहीं बनते, इसकी वजह से कोई भी डिजास्टर नहीं हो सकता विद इन द बॉडी, ठीक है। बहुत सेल्स जो होते हैं ये क्या रिलीज करते हैं, हिस्टामिन, ब्रेडिकनिन, सेरोटोनिन, ठीक है, ये एलर्जिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि रिलीज होते हैं, जो कि डिफरेंट। द मास्ट सेल्स इन द इन्फ्लेम्ड टिश्यू दे रिलीज दीज सब्सटेंसेस ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन, ठीक है, यानी कि सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं, तो हेपरिन ये रिलीज करते हैं जो एंटीकोएगुलेंट होता है, जिसके अलावा ये एलर्जिक सब्सटेंसेस, इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं जिनमें हेपरिन आ जाता है, ब्रेडिकनिन एंड सेरोटोनिन। अब ये दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शंस, ठीक है, क्योंकि ये इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है ना, ई, it has a special property to become attached to the mast cells and the basophils. हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज भी रिलीज सर्कुलेट करेंगे जो कि हम आज के दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वो जो बॉडीज़ हैं, जब भी कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है तो आईजीई टाइप की जो एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं वो जाके अटैच हो जाती है मास्ट सेल से और बेसोफिल से। उसके बाद क्या होता है कि ये स्पेसिफिक एंटीजन फॉर द आईजीई स्पेसिफिक एंटीबॉडी रिएक्ट विद स्पेसिफिक आईजी एंटीबॉडी से, जब वो इस आईजी एंटीबॉडी के साथ कोई भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन आकर रिएक्ट करता है, इट कॉजेज द मास्ट सेल और द बेसोफिल्स टू रप्चर एंड रिलीज द एक्सीडिंगली लार्ज क्वांटिटीज ऑफ हिस्टामिन, ब्रेडिकिनिन, सेरोटोनिन, हेपरिन, स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफिलैक्सिस एंड अ नंबर ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स। ये सब्सटेंसेस आपने याद रखने के कौन से सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, जब भी आईजीई जो है उसकी स्पेसिफिक कोई एंटीजन आ जाता है तो वो उस एंटीबॉडीज़ के साथ रिएक्ट करता है और वो जाके मास्ट सेल से और बेसोफिल से
डिफरेंट सब्सटेंसेस को रिलीज कराता है, जिसमें आ जाता है हिस्टामिन, ब्रेडिकिनिन, सेरोटोनिन, हेपरिन, स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफिलैक्सिस और अ डिफरेंट नंबर ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स। और ये सारे सब्सटेंसेस मिलके क्या करते हैं, लोकल वेस्कुलर एक तो ये कि डायलेशन करते हैं और टिश्यू रिएक्शन करते हैं। वेस्कुलर और टिश्यू रिएक्शन क्या होता है कि वेस्कुलर डायलेटेशन कर देते हैं और डिफरेंट जो टिश्यू रिस्पॉन्स होता है वो देते हैं टुवर्ड्स द इन्फ्लेमेशन और टुवर्ड्स द एलर्जी। अब एक टर्म होती है ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस इज द टर्म which is used for the increased number of WBCs above 11,000. इसकी रेंज हमने शुरू में पढ़ी है कि it ranges between 4,000 to 11,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। अगर 11,000 से ऊपर चले जाए 15, 20, 30 जितने भी, तो दिस इज कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस। और ये जो नंबर जो है इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस में इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और मोस्टली क्या होता है कि ये ज़्यादातर जो ल्यूकोसाइटोसिस हम उसको कहते हैं कि जिसमें कि न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाते हैं, बट सर्टेन अदर सब भी है डिजीजेज जिनमें कि दूसरे टाइप ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। एक्यूट एंड द क्रॉनिक पाइजेनिक इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन में ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है। क्रॉनिक इन्फेक्शन में ल्यूकोसाइट्स बढ़ जाते हैं, एक्यूट इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाते हैं। डिफरेंट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, जैसे यूरीमिया हो गया, गाउट हो गया, किसी को डायबिटीज़ हो गई, कीटोसिस हो गया, लिवर डिजीज़ हो गई। इन सब में डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं ऑफ द WBC। मैलिग्नेंसीज जो कैंसर होता है उसमें रैपिडली ग्रोइंग ट्यूमर एसोसिएटेड विद टिश्यू डिस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एब्नॉर्मल जो होता है सेल्स, ये एब्नॉर्मल टाइप ऑफ WBC जो होते हैं ना वो एक ह्यूज नंबर में इंक्रीज कर जाते हैं एंड दे कॉज द टिश्यू डिस्ट्रक्शन। पॉइजनिंग में लेड पॉइजनिंग हो जाए या मर्करी पॉइजनिंग हो जाए उसमें भी ल्यूकोसाइट काउंट इंक्रीज कर जाती है। हेमरेज हो जाए ड्यू टू एनी रीज़न तो भी ल्यूकोसाइट काउंट इंक्रीज कर जाती है। अब फिजियोलॉजिकल न्यूट्रोफिलिया यानी कि पास ऐसी कंडीशन है जो कि डिजीज़ नहीं है लेकिन फिर भी न्यूट्रोफिल का नंबर इंक्रीज कर जाता है। वो कौन कौन सी कंडीशन है, जैसे फिजिकल और इमोशनल स्टिमुलस, जैसे कोई बहुत ही परेशान है, एंग्जाइटी है, उसमें भी न्यूट्रोफिल का नंबर इंक्रीज कर जाता है। जब ये हम स्ट्रेस में आते हैं तो हमारे कैटेकोलामीन्स रिलीज होते हैं। कैटेकोलामीन्स डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, वो रिलीज होते हैं तो भी WBC का नंबर इंक्रीज कर देता है। एक्सरसाइज के बाद न्यूट्रोफिल का नंबर इंक्रीज करता है। शिफ्ट ऑफ द मार्जिनेटेड पूल टू द सर्कुलेशन के, अगर जो हमारा सेल्स जो हैं जो मार्जिन हुए हुए हैं विद इन द सेल विद इन द कैपिलरीज, अगर वो सर्कुलेशन में रिलीज हो जाए तो भी उनका नंबर इंक्रीज कर जाता है। उसको हम सूडो न्यूट्रोफिलिया कहते हैं, ठीक है, यानी कि वो एक्चुअल न्यूट्रोफिलिया नहीं होता, उसको हम सूडो न्यूट्रोफिलिया कहते हैं जब मार्जिनेटेड न्यूट्रोफिल जो है वो रिलीज हो जाए सर्कुलेशन में। तो ल्यूकोसाइटोसिस इज अ टर्म जिसमें कि इंक्रीज नंबर ऑफ नॉर्मल WBCs बढ़ जाता है मोर देन 11,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन होते हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फेक्शन में बढ़ जाता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में बढ़ जाता है, मेलिग्नेंसी में या कैंसर्स में बढ़ जाता है, पॉइजनिंग में बढ़ जाता है, हेमरेज में बढ़ जाता है। और बाज़ दफ़ा बगैर बीमारी के डिफरेंट फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती है उसमें होता है, जिसमें एक्सरसाइज हो सकते हैं, इमोशनल स्ट्रेस हो सकते हैं कि स्ट्रेस में और एंग्जाइटी में कैटेकोलामिन्स रिलीज होते हैं, उसमें हो सकता है। और एक होते हैं सूडो न्यूट्रोफिलिया कि जब जो मार्जिनेटेड न्यूट्रोफिल्स हैं वो बाय चांस रिलीज हो जाएं विद इन द सर्कुलेशन, दैट इज कॉल्ड सूडो न्यूट्रोफिलिया। इसके अलावा लिम्फोसाइटोसिस होती है कंडीशन, ये भी इंक्रीज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स होती हैं। एक क्रॉनिक इन्फेक्शन में होता है और वायरल इन्फेक्शन होता है, जैसे वूपिंग कफ जिसको हम काली खांसी कहते हैं, ठीक है, उनमें ये लिम्फोसाइट नंबर बहुत इंक्रीज कर जाता है। ट्यूबरकुलोसिस में इंक्रीज कर जाता है, मैलिग्नेंसीज में इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। मोनोसाइट्स जो होते हैं वो क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, TB वगैरह में वो भी इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। इओसिनोफिल जो होते हैं एलर्जिक डिसऑर्डर्स में और पैरासिटिक इन्फेक्शंस में ये इओसिनोफिल नंबर इंक्रीज कर जाता है। सो ल्यूकोसाइटोसिस में सारे टाइप्स के ही सेल्स होते हैं जो कि जिनमें से कोई भी बढ़ जाए तो हम उसको एक जनरल टर्म देते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। अगर स्पेसिफिक दें तो फिर न्यूट्रोफिलिया हो जाता है, लिम्फोसाइटोसिस हो सकती है, मोनोसाइटोसिस होती है या इओसिनोफिलिया हो सकता है, ठीक है। नाउ देयर इज अ टर्म विच इज कॉल्ड ल्यूकोपीनिया। जब भी किसी सेल के साथ आप पीनिया का वर्ड देखेंगे तो वो देखिए कि उसका डिक्रीज नंबर ऑफ दैट सेल, ठीक है। सो अगर नंबर ऑफ WBC डिक्रीज कर जाए लेस देन 4,000 तो हम उसको कंडीशन को कह देते हैं ल्यूकोपीनिया। अब वो किन किन कंडीशन में होती है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी में हो सकती है, टाइफाइड फीवर में WBC नंबर कम हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन डिफरेंट होते हैं जैसे कि मीजल्स हो जाए, हेपेटाइटिस हो जाए, रुबेला हो जाए, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस हो जाए, इनमें WBC नंबर इंक्रीज कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। और डिक्रीज करता है तो डिफेंस मैकेनिज्म इसका वो
बॉडी का डिस्टर्ब हो जाता है। फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज़ हों या अगर हम मेडिसिन की फॉर्म में ले रहे हों तो भी डब्ल्यूबीसी काउंट डिक्रीज़ कर जाती है। अगर किसी की रेडियोथेरेपी हो रही है तो एक्सेसिव एक्सरे जो होती हैं उनके एक्सपोजर से या रेडियोथेरेपी से भी डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज़ कर जाती है, क्योंकि बोन मैरो जो है वो डब्ल्यूबीसी बना नहीं होती, बोन मैरो डिप्रेशन हो जाती है रेडियोथेरेपी से। ड्रग्स एंड केमिकल्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स होती हैं, जैसे कि बेंजीन हो गई या दूसरी हो गई, जो कि बोन मैरो का फंक्शन कम कर देती हैं। उन ड्रग्स के लेने से भी ज़ाहिर है जब बोन मैरो कम फंक्शन करेगी तो डब्ल्यूबीसीज भी कम बनेंगे, आरबीसी भी कम बनेंगे, सभी कुछ कम बन रहा है तो फिर भी डब्ल्यूबीसी नंबर कम हो जाता है। ठीक है, कुछ कॉमन ड्रग्स होती हैं जिनको हम इस्तेमाल करें तो डब्ल्यूबीसी नंबर कम हो जाता है, जिसमें सल्फोनामाइड्स आते हैं, ये एंटीबायोटिक होती है। क्लोरामफेनिकॉल भी एंटीबायोटिक होती है। थायोयूरेसिन जो होती है ना, जिसको हम थायरोटॉक्सिकोसिस को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। और डिफरेंट वेरियस बार्बिचरेट्स, हिप्नोटिक्स यानी कि जो सेडेटिव्स होते हैं, जो कि सुकून आवर दवाइयाँ जिनको हम कहते हैं, वो लेने से भी डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज कर जाती है। एप्लेजिया ऑफ बोन मैरो के जो बोन मैरो है वो कोई भी सेल्स नहीं बना रही है, बोन मैरो डिप्रेशन हो गई है और वो किसी भी टाइप के सेल्स नहीं बना रही, उस कंडीशन में भी डब्ल्यूबीसी नंबर डिक्रीज कर जाता है। सो डब्ल्यूबीसी नंबर लेस देन 4000 क्यूबिक मिलीमीटर, तो उसको हम कंडीशन को कहते हैं ल्यूकोपीनिया। कॉजेज़ क्या होती हैं? फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो सकती है, टाइफाइड हो सकता है, वायरल इन्फेक्शंस हो जाते हैं जिसमें हेपेटाइटिस, मीजल्स, रुबेला, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस वगैरह आ जाते हैं। अगर कोई ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी ले रहा है या एबनॉर्मल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बॉडी में बन रहे हैं तो भी डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो जाता है। रेडिएशन थेरेपी हो तो उससे भी कम हो जाता है। ड्रग्स जो होती हैं जो कि बोन मैरो डिप्रेस करती हैं उनको लेने से हो जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग जैसे कि सल्फोनामाइड्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं, वो लेने से कम हो जाता है। ठीक है, जो कि हम थायराइड के ट्रीटमेंट के लिए लेते हैं उनसे कम हो जाता है। डिफरेंट बार्बिचुरेट्स एंड हिप्नोटिक्स जो कि सुकून आवर दवाइयाँ हैं वो लेने से भी डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो जाता है। या एप्लेजिया ऑफ द बोन मैरो, कि बोन मैरो ही प्रॉपर्ली फंक्शन ना करे तो भी ल्यूकोपीनिया हो जाता है। अब ल्यूकोपीनिया का इफेक्ट क्या होता है कि सबसे पहले होता है कि माउथ अल्सर्स बन जाते हैं, जो कि डिफेंस मैकेनिज्म के जो भी हम खाते हैं, अगर कोई इसमें इन्वेडिंग कोई ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहले माउथ अल्सर्स बनना शुरू होते हैं। और एक तो माउथ अल्सर्स माउथ में बनते हैं और कोलोन में आखिरी पार्ट जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, वहाँ पर जाके ये अल्सर्स बनने शुरू हो जाते हैं। फिर इसके अलावा सिवियर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, क्योंकि ज़ाहिर है वो डिफेंस मैकेनिज्म ही नहीं है। विदाउट ट्रीटमेंट क्या हो जाता है कि खुदा न खास्ता अगर ट्रीटमेंट ना ले सके तो डेथ हो जाती है और विद इन अ वीक। लेकिन ट्रीटमेंट है कि अगर एंटीबायोटिक दे दी जाए या ट्रांसफ्यूजन्स दे दी जाएँ और डब्ल्यूबीसी रिप्लेसमेंट कर दी जाए तो मरीज़ को बचाया जा सकता है। ठीक है। देन अ कंडीशन इज़ कॉल्ड ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया जो है इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, कि इसको हम आम ज़बान में ब्लड कैंसर कह देते हैं। दिस इज़ अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स बाय कैंसरस म्यूटेशन ऑफ माइलोजेनस और लिम्फोजेनस सेल्स। जो हमने शुरू में देखा है कि जो माइलोब्लास्ट या लिम्फोब्लास्ट वगैरह उसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब माइलोजेनस जिन्होंने माइलोब्लास्ट बनाते हैं, लिम्फोजेनस जो कि लिम्फोसाइट्स वगैरह बनाने, अगर उनकी एबनॉर्मल, एक तो उनकी एबनॉर्मल टाइप ऑफ सेल बन रहे हों और ह्यूज नंबर में बन रहे हों, उस कंडीशन को हम कहते हैं दैट इज़ ल्यूकीमिया। ठीक है, उसमें टीएलसी जो है ना वो ये मोर देन 20,000 कितनी भी हो जाए वो दैट इज, बट इसमें इंपॉर्टेंट बात ये ल्यूकोसाइटोसिस में भी नंबर इंक्रीज करता है, लेकिन उसमें नॉर्मल डब्ल्यूबीसी होते हैं। ल्यूकीमियाज में भी नंबर इंक्रीज करता है, बट एबनॉर्मल टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी बनते हैं। दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेटली इंक्रीज नंबर ऑफ एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स इन द सर्कुलेटिंग ब्लड। दो टाइप के ल्यूकीमियाज होते हैं, एक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमियाज होते हैं और एक माइलोजेनस ल्यूकीमियाज होते हैं। जो लिम्फोसिटिक ल्यूकीमियाज होते हैं दे बाय कैंसरस प्रोडक्शन ऑफ, होते क्यों हैं? बाय कैंसरस प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोइड सेल्स। दे बिगिन इन द लिम्फ नोड और अदर लिम्फोसिटिक टिश्यूज एंड स्प्रेडिंग टू द अदर एरियाज ऑफ बॉडी। क्योंकि बहुत ही ये जल्दी स्प्रेड करते हैं, क्योंकि एक लिम्फेटिक सर्कुलेशन पूरा सिस्टम है जिसमें कि वो सेल्स जो होते हैं ना वो सर्कुलेट करना शुरू करते हैं और हर लिम्फ नोड और हर बॉडी टिश्यू में इनके जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा आता है माइलोजेनस ल्यूकीमिया। दे बिगिन बाय द कैंसरस प्रोडक्शन ऑफ यंग माइलोजेनस सेल्स। ठीक है, इसकी भी कैंसरस प्रोडक्शन यानी कि इंक्रीज नंबर ऑफ एबनॉर्मल माइलोजेनस सेल्स जो होती है ना, वो माइलोजेनस ल्यूकीमिया होता है। तो द बोन मैरो में इनकी प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाती है, देन स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी सो दैट द वाइट ब्लड सेल्स आर यूज्ड इन मैनी
एक्स्ट्रा मेडुलरी टिश्यूज स्पेशली द लिम्फ नोड, स्प्लीन एंड द लिवर, ठीक है, वो भी सारे स्प्रेड कर जाते हैं, फिर वो भी जाके जो एक्स्ट्रा मेडुलरी टिश्यूज होते हैं आउटसाइड द बोन मैरो वहाँ पर भी स्प्रेड कर जाते हैं। अब ल्यूकीमिया के इफेक्ट्स क्या होते हैं? एक तो मेटास्टेटिक ग्रोथ्स होती है, ये स्प्रेड का मेटास्टेसिस होता है, ये कैंसर के फैलने को कहते हैं मेटास्टेसिस। ये सारे एबनॉर्मल एरियाज ऑफ द बॉडीज में चले जाते हैं जहाँ पे दे इन्वेड द सराउंडिंग बोन causing pain and tendency for the bones to fracture easily. Almost all leukemias eventually spread to the spleen, lymph node, liver, and other vascular organs, regardless of whether the origin of the leukemia is in the bone marrow or the lymph node. यानी इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट और ड्रास्टिक इफेक्ट है वो ये है कि जो कि माइग्रेट करते हैं, ये मेटास्टेसाइज कर जाता है इन द डिफरेंट एरियाज ऑफ द बॉडी, वहाँ पे जाके अपनी सेकेंडरीज बना देते हैं और जो कि जाके वहाँ के टिश्यू डिस्ट्रक्शन को एम्पलीफाई कर देते हैं, बहुत ज़्यादा टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो जाती है। फिर इससे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, सवियर एनीमिया हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, प्लेटलेट काउंट भी कम हो जाती है, आरबीसी काउंट कम हो जाती है ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द नॉर्मल बोन मैरो एंड लिम्फोइड सेल्स बाय द नॉन फंक्शनल ल्यूकेमिक सेल्स। ये नॉर्मल फंक्शनिंग बोन मैरो जो है ना वो भी अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं करती क्योंकि बहुत अंदर इंक्रीज नंबर ऑफ एबनॉर्मल नॉन फंक्शनल ल्यूकेमिक सेल्स पड़े होते हैं, ठीक है। एक्सेसिव यूज ऑफ मेटाबॉलिक सबस्ट्रेट्स बाय द ग्रोइंग कैंसरस सेल, कि जितना भी जो हम लेते हैं जो एनर्जी है वो है, तो वो जो ग्रोइंग कैंसरस ग्रोइंग सेल होते हैं ना वो सारा मेटाबॉलिक जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो तो वो ले लेते हैं, और जो नॉर्मल सेल्स हैं फिर उनको मुकम्मल एनर्जी और सप्लीमेंट्स नहीं मिलते। ट्रेमेंडस डिमांड आर मेड ऑन द बॉडी रिजर्व फॉर फूड स्टफ्स, स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स एंड विटामिन। द एनर्जी ऑफ द पेशेंट इज ग्रेटली डिप्लीटेड, जाहिर है जब ज़्यादा कैंसरस सेल बनने सारी एनर्जी सारा मेटाबॉलिक जो है ना वो स्ट्रेंथ जो है ना वो सारी चली गई कैंसरस सेल को, तो नॉर्मल बॉडी टिश्यूज को नहीं मिलती। इसकी वजह से पेशेंट जो है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर और डिप्लीटेड ऑफ एनर्जी हो जाता है। आपने देखा कि कैंसर के पेशेंट जो गॉड फॉरबिड वो कितनी जल्दी कमज़ोर होते हैं और वेट लूज़ करते हैं। फिर एक्सेसिव यूटिलाइजेशन ऑफ द अमीनो एसिड बाय द ल्यूकेमिक सेल, ल्यूकेमिक सेल जो होता है ना वो जो अमीनो एसिड जो होते हैं ना उनको भी वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं और डिस्ट्रक्शन भी ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। अदर टिश्यूज दे बिकम डेबिलिटेटेड, वो दूसरे जो नॉर्मल टिश्यूज हैं वो कमज़ोर होते चले जाते हैं। आफ्टर मेटाबॉलिक स्टारवेशन हैज़ कंटिन्यूड लॉन्ग इनफ, दिस अलोन इज सफिशिएंट टू कॉज डेथ। अगर प्रॉपर उसको डाइट ना मिले, कुछ ना हो और भूख हो जाए तो वो ही काफ़ी होता है किसी भी मरीज़ की डेथ के लिए, क्योंकि कैंसरस सेल बहुत ज़्यादा आपका एनर्जी लेवल ले जाते हैं जिनका हो। दिस द ब्लड पिक्चर, ये आप अपने उसमें करेंगे हिस्टोलॉजी में ल्यूकीमिया की। नेक्स्ट इज द इम्यूनिटी, विल डिस्कस इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर। अगर कोई प्रॉब्लम है जस्ट राइट इट डाउन इन द चैट एंड आई आंसर द क्वेश्चन। तो अगर कोई आपको कोई चीज़ दोबारा समझनी है इन टूडेज लेक्चर तो देन आई कैन रिपीट इट फॉर यू, अगर आपको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है। Slide number 7. इसमें इनफैक्ट उन्होंने बताया डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स व्हिच आर सर्कुलेटिंग विद द ब्लड। साइड पे जो रेड आपको नजर आ रहा है दैट इज द बोन मैरो, और जो दरमियान में ब्लू नजर आ रहा है दैट इज द विन्यूल, ठीक है। जो यहाँ पे बोन मैरो के अंदर आप देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बन रहे हैं, ब्लास्ट सेल से लेके स्टेम सेल से लेके एक ऊपर के पोर्शन में आरबीसी बनते हैं जो कि बन के और फिर एंटर हो रहे हैं। डायबिटीज देखिए, आप देखिए आरबीसी ऊपर वाली साइड पे नजर आ रहा है कि वो स्क्वीज हुआ है, अंदर से वो पास ऑन हो रहा है। इसी तरह डब्ल्यूबीसी नीचे से देखिए स्टेम सेल से बन रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स मैच्योरेशन हो रही है और वो जाके फ्रॉम द बोन मैरो डायरेक्टली इनटू द जो बोन साइनोसाइड्स होती हैं उनके अंदर मैरो के अंदर वहाँ पे रिलीज हो जाते हैं। फिर देखिए आप न्यूट्रोफिल दिखाया और इसने मेच्योर न्यूट्रोफिल विद इन द सर्कुलेशन, उसके 3 लोब्स भी आपको नजर आ जाएंगे सेल्स के, ठीक है। इस डायग्राम में उन्होंने दिखाया है मैच्योरेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स विद इन द बोन मैरो एंड हाउ दे आर रिलीज्ड इनटू द साइनोसाइड्स ऑफ द बोन मैरो एंड फ्रॉम देयर दे एंटर इनटू द सर्कुलेशन। एनी क्वेश्चन? अगर कुछ भी बेटा समझ नहीं आ रही जैसे कि ना आस्क मी।
So this was all about today's lecture. Thank you so much for listening. और इसको ज़रा आप लोग अब सीरियसली ज़रा लेना शुरू करें। मेरा ख्याल है कि सिनेरियो ये बन रहा है कि आप लोगों के एग्ज़ाम ज़रूर होंगे और ये टेस्ट भी जो है ना अपने बहुत सीरियसली लीजिए ताकि जो है ना आपकी आगे जो परसेंटेज जानी है यहाँ से वो भी अच्छी हो, बिकॉज यूएचएस के जो वीसी साहब हैं वो बहुत इस मूड में हैं कि आप लोगों को किसी भी जो भी बगैर इम्तिहान लिए आगे प्रमोट नहीं करेंगे। तो स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स आ गए हैं, सप्लीमेंट्री के भी फाइनल ईयर बीटीएस और फाइनल ईयर बीटीएस के भी एग्जाम्स होने हैं, तो इसका मतलब है आपके 100% होते हैं। तो प्रिपेयर योर सेल्फ, जून आ गया है, अब आगे बहुत कम टाइम है, एग्जाम उन्होंने टाइम पे लेके फारिग हो जाना, ठीक है। तो आप लोग साथ साथ अपनी तैयारी करते रहें। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू एट 12 o'clock दूसरे लेक्चर में। तो अल्लाह हाफिज़।